In this lecture, we will discuss and we will revise the concept of standard costing and setting standards versus ideal versus practical standards, um, setting direct labor variable overhead standards, and standard cost card, direct labor and variable overhead variance analysis, and finally we will discuss responsibility for the variances. Standard costing refer to a system where a predetermined costs are assigned to a product before production take place. These predetermined costs are called standard costs, and they represent what the cost should be under efficient operating conditions. So standard costs are a useful tools for management because they are based on realistic estimates for operating cost, and manager use these uh, tools to develop budget and to control cost and finally to prepare reports. Because of their usefulness in comparing the planned or predetermined cost and the actual cost, so standard costs have usually been most closely associated with the performance evaluation of cost center. So manager स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली रेफर करता है वो सिस्टम जहाँ पर हम प्री डिटरमिन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं बिफोर देयर प्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो प्री डिटरमिन कॉस्ट है जिसको हम प्रोडक्शन से पहले डिटरमिन करते हैं, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ये हम इसको हम इसलिए डिटरमिन करते हैं कि हमें एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस का पता लग सके कि हमारी जो प्रोडक्शन है और हमारी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की और उसके ऑपरेशंस की, उसकी कंडीशन क्या है। तो मैनेजर ज़्यादातर इस पर रिलाई करते हैं, इसकी फंक्शंस पर, और इसकी जो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमें हेल्प करता है प्लानिंग और बजटिंग में, क्योंकि ये एज अ टूल इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये हमें प्लानिंग और बजटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हम जितनी भी कॉस्ट है जो ऑलरेडी इनकर होती है वो इसके थ्रू डिटरमिन करते हैं और बिफोर प्रोडक्शन, और फिर हम बजटिंग रिपोर्ट में इसको वो करते हैं और बजट एलोकेशन करते हैं जिसके लिए हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम इससे कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और कॉस्ट से हम कंट्रोल करने के लिए हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड कॉस्ट को, तो इससे हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका जो ये है कि हमें असिस्ट करता है परफॉर्मेंस एवल्यूएशन के लिए, स्पेशली कॉस्ट सेंटर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके लिए। इसके लिए अगर एक एग्जांपल को मैं कोट करूं कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि जैकेट्स बनाती है, जैकेट्स बनाने वाली कंपनी जिसकी हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे। सो उसकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर जैकेट की जो अंदर रिक्वायर्ड प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट है, उसकी जो रॉ मटेरियल है और उस पे जो लेबर एम्प्लॉय होने हैं, वो तमाम चीज़ों को एस्टिमेट्स लगाते हैं कि उसके ऊपर कितने हैं। यानी बिफोर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट वो डिटरमिन करते हैं कि इसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें कितनी लेबर इन्वॉल्व होगी और इसके अंदर अदर एक्सपेंडिचर्स कितने इनकर होंगे। तो वो उस जैकेट्स को बनाने के लिए जो कि हमारी इसमें डिस्कशन में भी आगे है। तो प्रोडक्शन मैनेजर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं, वो स्टैंडर्ड जो है वो पहले से डिटरमिन करते हैं और वो जो एक्चुअल परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस के दौरान, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको उसका एनालिसिस करते हैं और इससे पता लगता है कि ये जो ऑपरेशंस हैं क्या ये जो हैं ऑपरेशंस एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट हैं प्रोडक्शन ऑफ के हवाले से। इसलिए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये एक बेंचमार्क है। ठीक है ना, इसलिए इसको स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं बेंचमार्क और नॉर्म्स कहा जाता है, जो कि मेजर करता है हमारे लिए परफॉर्मेंस को। और इसके टू टाइप्स हैं, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड। नंबर वन इज क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारा जो है क्वांटिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है हाउ मच इनपुट शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी ये हमारी क्वांटिटी का बता रहा है इनपुट के कितना इस्तेमाल होगा और उससे कितनी जो है वो हम आउटपुट
प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारी क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स हैं। जबकि जो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको प्राइस स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वो बेसिकली ये बताता है कि हाउ मच शुड बी पेड फॉर ईच यूनिट ऑफ इनपुट, कि रॉ मटेरियल, लेबर और जो ओवर हेड्स हैं उनके ऊपर कितना हमारा आउट इनपुट लगेगा और उसकी प्राइस क्या होगी। तो इन मैनेजरियल अकाउंटिंग में या इंडस्ट्रियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये टू टाइप्स के स्टैंडर्ड्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, एक क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स और दूसरा प्राइस स्टैंडर्ड्स, ये यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर सर्विसेज और फूड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में उन्होंने जो एग्जांपल ली थी वो एक ब्रिज स्टोन है, एक ऑटो सर्विस सेंटर है, या सेयर्स है, जो कि लेबर टाइम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और बताते हैं कि एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। वो स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड होता है और उतनी ही टाइम में उन्होंने वो सर्विसेज परफॉर्म करनी थी। एक और मिसाल इन्होंने यहाँ पर ये दी कि जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ये फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं, तो इनके अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, लेबर जो काम करती है और अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स पहले से ही होती हैं। यानी एक अगर उन्होंने एक पिज़्ज़ा बनाना है तो उसमें कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा एक के अंदर, उसमें कितनी चीज़ लगेगी, उसमें कितना डव लगेगी, उसके अंदर डोरी जो है उसके, वो जो ब्रेड सी है उसके अंदर वो कितनी लगेगी, और अदर मटेरियल्स कितने लगेंगे, तो ये पहले से डिफाइंड होता है और उनकी फिर प्राइस कितनी होगी। तो पर यूनिट प्राइस भी और एज अ होल प्राइस भी उसमें दी है। तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स में क्वांटिटी को डिटरमिन किया जाता है, प्री डिटरमिन किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी पर यूनिट और एज अ होल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप करने, मैन्युफैक्चर करने के लिए। और जबकि कॉस्ट या प्राइस स्टैंडर्ड्स में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि उसके हर यूनिट पे कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए कि उनका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो फूड जो वो ऑफर करते हैं, लॉन्ड्री वो जो प्रोवाइड करते हैं, और छोटे मोटे अदर जो आइटम्स हैं वो उसमें शामिल हैं। होम कंस्ट्रक्शन की मिसाल ली है कि कंपनी यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को एंड दैट दे अप्लाई टू द सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि वो फ्रेम रूफ्स बनाते हैं, तो उसकी डिस्कशन इसमें की गई है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में कहा है कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं कि वो इस्टेब्लिश करें क्वांटिटी और प्राइस स्टैंडर्ड्स को, कि हर प्रोडक्ट की मटेरियल और लेबर और ओवरहेड जो इनपुट्स हैं उनको डिटरमिन करने के लिए। तो ये हम ये तीनों जो करते हैं तो ये इसको हम कॉस्ट कार्ड में करते हैं, जिसको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस भी करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है उससे जब हम डेविएट करते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड से, तो इसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यानी वो जो स्टैंडर्ड सेट किए थे हमने कि हमारा कितना लेबर की ऊपर कॉस्ट आएगी, कितना हमारा उसका मटेरियल यूज़ होगा, कितना ओवरहेड होगा, तो हमने जो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क रख दिए उससे ज़्यादा जो हमारा कॉस्ट आएगी, अमाउंट लगेगी, वो कहलाते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहा जाती है। अच्छा, हम जब सेट करते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को कॉस्ट में, तो हमारे उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेशनल्स, उसमें अकाउंटेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, परचेजिंग एजेंट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, और प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये लोग उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इनकी कंबाइन एफर्ट होती है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है। एक कंबाइन एफर्ट होती है जिसमें ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं ये उसमें शामिल होते हैं, जिसमें अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, परचेजिंग एजेंट्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं। ये कंबाइन एफर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड्स को इनकरेज करते हैं ताकि एफिशिएंट फ्यूचर प्रोडक्शन हो, उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो का वेस्टेज ना हो। तो इंजीनियर्स जो हैं वो क्या डिटर्मिन करते हैं, दे शुड वो कहते हैं वी शुड बी यूज द आइडियल स्टैंडर्ड्स दैट रिक्वायर एम्प्लॉय टू वर्क 100% पीक एफिशिएंसी। यानी इंजीनियर्स का ये होता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आइडियल सिचुएशन ये है कि जो अपना 100% जॉब परफॉर्म करेंगे और उससे प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी होगी वो भी 100% होगी। जबकि जो मैनेजरियल अकाउंटेंट्स हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहते हैं कि आई रिकमेंड यूज प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर करंटली अटेनेबल विथ रीजनेबल एंड एफिशिएंट एफर्ट्स। तो ये जो मैनेजर्स हैं उनकी यहाँ पर ये मतलब इसमें है कि ईच पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक इंटरप्राइज। तो इंजीनियरिंग वाले जो है वो डिटर्मिन करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को, ठीक है, कि कितना मटेरियल, लेबर, टाइम इन्वॉल्व होगा, मटेरियल इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन में। मैनेजरियल अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा को देखकर एस्टिमेट्स लगाते हैं कि भाई हमारा जो है रॉ मटेरियल पर या हमारा जो लेबर है या अदर एक्सपेंस है उन पे कितना आएगा। ठीक है, जो परचेज एजेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड प्राइसेस जो रॉ मटेरियल की उन्होंने खरीदी होती है, जो यूज़ होती है, उसके ऊपर एस्टिमेट्स लगाते हैं।
और जो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या एफिशिएंसी या ऑपरेशंस को के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है इन तमाम की, और इससे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक एफिशिएंट फ्यूचर प्रोडक्शन करते हैं रादर देन जो अनरियलिस्टिक होगा। तो ये एक बुनियादी इसमें चीज़ है जो दोनों डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें जब हम डिस्कशन करते हैं कि हम जब स्टैंड सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स को, तो हम लेबर के लिए कैसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो लेबर के लिए दो चीज़ें जब हम उनको स्टैंडर्ड्स को करते हैं सेट्स, मतलब नंबर वन है उसका हमारा रेट स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमने लेबर के रेट को या उनकी वेजेस को या उनकी जो रिम्यूनरेशन है उसको स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और दूसरा वो जितना टाइम काम करते हैं और उसमें जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स होती हैं, यानी उनकी एक कितने आवर्स उन्होंने काम करना है और उस आवर की उनकी जो पे है वो इसमें कवर अप होती है स्टैंडर्ड में। इसी तरह ओवरहेड में जो हमारे वेरिएबल ओवरहेड है उसमें कि जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसमें हम रेट को स्टैंडर्ड लेते हैं, और बहुत सारी एग्जांपल में हम इसको प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट को लेते हैं बेसिस ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, लेबर की रेट के ऊपर हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने जो वेरिएबल हमारे ओवरहेड स्टैंडर्ड्स हैं वो रेट हमारे वेरिएबल पोर्शन में जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उसके साथ वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और दूसरा हमारे जो है एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं कि जितनी जॉब परफॉर्म करेंगे। तो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो कि इसमें अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पर बताई गई है कि हमारी जो वेरिएबल प्रोडक्शन होगी तो उसके जो कॉस्ट कार्ड है उसमें हमारे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स जो हैं उनकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स और आवर्स हैं। यानी क्वांटिटी जो है वो मटेरियल के लिए है और आवर्स जो हैं वो लेबर और ओवरहेड के लिए। इसी तरह प्राइस जो है वो मटेरियल के लिए है प्राइस स्टैंडर्ड, और रेट जो है वो लेबर और ओवरहेड के लिए है पर आवर, बेस ऑन पर आवर। तो इन दोनों को ए बी को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। अब ये जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इसमें कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बजट और स्टैंडर्ड क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो जो बजट है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट को और रेवेन्यू को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर। एक टाइम पीरियड इसमें इन्वॉल्व है, जबकि जो स्टैंडर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट या आउटपुट, यानी जो हम जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है और उसकी आउटपुट जो हमें निकल रहा है उसकी यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो ये हमारे दोनों में फ़र्क है, यानी ये टाइम बेस्ड है और ये टोटल जो है ये यूनिट बेस्ड जो कॉस्ट हमारी इनकर होती है इनपुट और आउटपुट दोनों की। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है। तो इसमें हमारे पास जो है इसकी एग्ज़ाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अ, दो तरह के इसमें हम स्टैंडर्ड्स को एनालिसिस करते हैं, यानी हम इनका वेरिएबल एनालिसिस करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के इसमें वेरिएंसेस आते हैं। एक हमारे पास है लेबर वेरिएंस और दूसरा हमारे पास है ओवरहेड वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में हम जो एनालिसिस करते हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में, तो उस वेरिएंस में हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का है कि जो डेविएट करते हैं स्टैंडर्ड्स में, यानी उनको जो हम वेज रेट का डिफरेंस और उनकी जो लेबर एफिशिएंसी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है। तो लेबर रेट वेरिएंस में जब हम देखते हैं ये लेबर रेट वेरिएंस में, तो इसमें एक्चुअल वेज जो उनको पे करते हैं पर आवर की बेसिस पर वो, और स्टैंडर्ड वेज जो हमने एक्सपेक्ट करते हैं वो, उन दोनों का डिफरेंस है। इसी तरह एफिशिएंसी वेरिएंस में हम जब देखते हैं उसको कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस में हम ये चेक करते हैं कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मेजर करता है कि कितने आवर्स उन्होंने काम किया एक्चुअली और कितना उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया था। तो ये दोनों के दरमियान लेबर डिफरेंसेस हैं। जो इनकी कैलकुलेशन है तो वो इस तरह होगी बेसिस के द कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। जो रेट वेरिएंस है को जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास एक्चुअल आवर्स जो हैं वो एक्चुअल आवर एज अ स्टैंडर्ड उनके लिए कलेक्टिवली वो होगा, और वेरिएंस हम चेक करेंगे एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। इसी तरह हमने अगर एफिशिएंसी वेरिएंस को फाइंड आउट करना है तो हमारा स्टैंडर्ड रेट जो है वो
कॉमन होगा और हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर्स को। तो हमारे पास दो तरह के इस वेरिएंट, एक डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है और दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो ये दो वेरिएंसेस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। एक और चीज़ जो है इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस कहलाता है। स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होता है? स्पेंडिंग वेरिएंस बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, जो कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल जो है उसके दरमियान फ़र्क है, वो स्पेंडिंग वेरिएंस कहलाता है। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, तीन तरह के वेरिएंस एनालिसिस हम इसमें फाइंड करेंगे। अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ, और ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं एक्सेल में। एक्सेल शीट में हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपनी एक रजिस्टर में, नोटबुक में या पीस ऑफ पेपर पे सॉल्व करके पेन के ज़रिए मैनुअली ये सॉल्व करेंगे, और फिर उस तमाम क्वेश्चंस को जो मैं यहाँ पर कराऊंगा उनको भी करेंगे, और जो असाइनमेंट के तौर पे दूंगा इसमें उन एक्टिविटी बेस में और असाइनमेंट में वो भी सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, फिर मैं उनकी अटेंडेंस मार्क लूँगा। तो इसमें इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ दे दूं। ये जो हमारा क्वेश्चन होगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि ये बेसिकली इसमें क्या मांगा गया है, क्या कहा गया है। ये एक ग्लेशियर पीक आउटफिटर्स कंपनी है, ये एक बिजनेस है जो कि पार्कास पार्कस जो एक जैकेट है उसका बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनका जो डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड है वो माउंटेन पार्का, उसका वो गिवन है 1.2 स्टैंडर्ड आवर्स पर पार्का एट अ रेट ऑफ 10.00 मतलब $10 पर आवर। तो कह रहे हैं कि लास्ट मंथ एम्प्लॉइज एक्चुअली वर्क, जो उन्होंने एक्चुअल वर्क किया वो 2500 आवर्स किया, और इस 2500 आवर्स में उन्होंने 2000 पार्कास मैन्युफैक्चर किए, बनाए, प्रिपेयर किए, और इस पर टोटल कॉस्ट जो आई है वो आई है $26,250। तो ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसको आपने इस तरीके से लिखना है कि आपने लिखना है गिवन दैट, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट सबसे पहले गिवन है, जो 1.2 स्टैंडर्ड आवर पर पार्का लिखा है, तो पार्का की जगह मैं पर यूनिट कह रहा हूँ कि ये हर यूनिट का पर पार्का हमारे पास 1.2 आवर्स है। ठीक है, यानी हर पार्का को बनाने के लिए हमारे जो घंटे लग रहे हैं वो 1.20 आवर्स लग रहे हैं। फिर उन घंटों पे जो हमारा रेट लगा है लेबर का, जो हम उसको पे कर रहे हैं वो $10 पर आवर दे, यानी हर पार्का को बनाने के लिए 1.2 घंटे लग रहे हैं, और उसके ऊपर जो हमें लेबर कॉस्ट पड़ रही है रेट वो $10 पर आवर पड़ रही है। जो एक्चुअल आवर्स उन्होंने काम किए हैं वो किए हैं 2500 आवर्स, और उसके ऊपर जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी 26,250 है, और टोटल जो यूनिट प्रोड्यूस हुएंगे पार्कास के ये हमारे पास हुए हैं, इसमें जो तादाद है वो हमारे पास हुई यूज हुई है, टोटल पार्का की जो तादाद है वो हमारे पास 2000। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर जो है एफिशिएंसी वेरिएंस। ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो इसके लिए हम एक्सेल पे जाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से जो है हमें जो गिवन है इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से कॉपी करके अपने पास वहाँ पर ले जाते हैं, और इसको उसमें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये इंफॉर्मेशन मेरे सामने है, और इसमें मैं यहाँ पर पहली एग्जांपल जो है इसमें सॉल्व करता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। तो आपने इसमें एग्जांपल का जो है हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हम सोल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 का सोल्यूशन। अच्छा, इसमें गिवन दैट हमें जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, तो वो हम यहाँ पर
ऑलरेडी मेंशन है वो यहाँ पर मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ये अब हमारे पास गिवन दैट है। अब इसमें हमने जो फाइंड आउट करना है वो पहले नंबर पे है स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, हमने स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो है टोटल कॉस्ट को कहते हैं। जो हमारी स्पेंडिंग वेरिएंस है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट जो है हमारी एक्चुअल कॉस्ट है और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस है। तो नंबर वन है स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, ये हमारी नंबर वन चीज़ है जो हमने इसमें फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला जो है वो टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमारी स्पेंडिंग वेरिएंस कहलाता है। अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारी, जो हमें गिवन है स्पेंडिंग वेरिएंस में, तो वो हमें कॉस्ट हमें टोटल एक्चुअल गिवन है। टोटल एक्चुअल यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेंडिंग वे, वे ये हमारी जो है स्पेंडिंग वेरिएंस हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस। स्पेंडिंग वेरिएंस एनालिसिस जो है वो हमारे पास है टोटल एक्चुअल कॉस्ट, तो वो हमारे पास गिवन है डॉलर्स में 26,250, ये हमें गिवन है 26,250। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इसमें से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये गिवन नहीं है। ये हमने टोटल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये फाइंड आउट करनी है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो कितने प्रोड्यूस हुए। ठीक है ना, मतलब वो हमें देखने हैं कि वो हमारी नंबर ऑफ़ स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो कितने यूज़ हुए। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ़ स्टैंडर्ड आवर्स मतलब स्टैंडर्ड आवर्स कितने इस्तेमाल हुए कि वो हमने डिटरमिन करना है। तो स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हमारे पास गिवन है कि हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1.2 आवर्स चाहिए। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1.2 आवर्स चाहिए, और ये आवर्स हमारे जो हैं कितने यूनिट्स बने हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे यूनिट्स की तादाद जो है वो 2000 है। यानी जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस है वो 2000 है, और हर यूनिट के ऊपर हमारा 1.2 आवर्स लगे। तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस एनालिसिस, सॉरी स्पेंडिंग वेरिएंस एनालिसिस, तो हम स्पेंडिंग वेरिएंस, तो ये जो स्पेंडिंग वेरिएंस के मुताबिक हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, और ये भी हमारा इसी तरह ही आ जाएगा। जबकि इस जगह पर हम फार्मूला में लगा रहा हूँ 1.2 मल्टीप्लाई बाय, या आप कैलकुलेटर से करें या मैनुअली आप खुद कैलकुलेट करें 2000, तो आप इसको करेंगे तो ये 2400। ठीक है, तो ये 2400 आपके पास आया है हमारे गिवन। तो इसमें हमने ये जो 24 है ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ठीक, तो इस आवर्स को, ये जो 24 आवर्स हैं इनको फिर हमने विद मल्टीप्लाई करना है विद $10 के साथ। ये जो स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट यानी $10 के साथ। तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा, इधर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय $10। क्या है कि यहाँ पर सॉरी, अच्छा, तो ये कैलकुलेट कर दिया इसने मल्टीप्लाई बाय $10, तो ये 24,000 आता है। तो तो
हमारे पास जो है वो डिफरेंस जो है वो दोनों के जो दरमियान है वो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इज इक्वल टू 26,250 माइनस 24,000। तो वो हमारे पास जो वेरिएंस एनालिसिस आता है वो बेसिकली ये हमारा वेरिएंस आया है। इसको मैं करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसकी फिगर्स को मैंने अब ये वेरिएंस हमारे पास देखें एक्चुअल हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट यूज़ हो रही है, स्टैंडर्ड हमने जो सेट किया था वो कम था। तो हमारा अब इससे ये हमारा अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो वेरिएंस है वो अ, ये जो वेरिएंस है हमारा ये फेवरेबल या अनफेवरेबल। जब कभी भी हमारा स्टैंडर्ड हमने जो सेट किया था प्री डिटरमिन प्लान किया था उसकी कॉस्ट कम आए और एक्चुअली हमसे कॉस्ट ज़्यादा परफॉर्म हो तो ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन, इसको हम कहेंगे अनफेवरेबल। ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन होगी जिसमें हमारा जो है अ, इस सिचुएशन में हमारे पास जो ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन है जिसमें हमारी जो स्पेंडिंग वेरिएंस है हमारी जो अखराजात हैं वो हमने ज़्यादा कर दिए और हमारी जो कॉस्ट है जो हमने सेट किए थे वो हमने कम लगाया था, हमने जो एस्टिमेट लगाया था वो कम लगाया था और हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आया है। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है। तो ये पहली चीज़ हमने जो डिटरमिन की, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम अटैम्प्ट करेंगे उसमें आपने यही फॉलो करना है जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अब दूसरे नंबर पर जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड द लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस बेसिकली क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। तो हम इसको, क्योंकि इसमें एक्चुअल आवर्स जो हैं वो एक्चुअल आवर्स जो हैं वो कॉमन है तो हम उसको ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको विद द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। ठीक, ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। तो इसको शॉर्ट एब्रीविएशन में लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल रेट, सॉरी एक्चुअल आवर को ए एच की तरह लिखेंगे और एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। तो ये हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अब ये फार्मूला मैं इसी तरह डालूंगा। तो एक्चुअल आवर्स जो हमें गिवन है वो क्वेश्चन में ये एक्चुअल आवर्स यहाँ पर गिवन है। एक्चुअल आवर है हमारे पास 2500, ये यहाँ पर ये 2500। तो मैं ए एच की जगह पे लिख रहा हूँ 2500 और डिफरेंस की जगह मैं रेट की जगह डाल रहा हूँ। तो हमारे पास गिवन है एक्चुअल रेट। वो एक्चुअल रेट हमने अभी फाइंड आउट करना है क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर नहीं गिवन, हमारे पास एक्चुअल रेट नहीं गिवन। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट गिवन है, स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल आवर्स हैं, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है और टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड है, लेकिन एक्चुअल रेट नहीं है। तो एक्चुअल रेट का जो फार्मूला है ये वो हम इसी के साथ भी इनपुट कर सकते हैं और इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि जो हमें टोटल कॉस्ट गिवन है ना, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय, तो मैं इंसर्ट जाके यहाँ पर सिंबल में डिवाइड का साइन लगा देता हूँ, डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय जो हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं। तो एक्चुअल आवर्स हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है। तो इसके बाद इससे हमारे पास एक्चुअल रेट आ जाए, तो एक्चुअल आवर्स आ जाए। आवर्स एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं? वो हमारे 2500 है। तो इस पे वो डिवाइड होगा और फिर हम इसको माइनस करेंगे। ये मैं एक और पैरेंथेसिस डाल लेता हूँ। हम माइनस करेंगे इसको स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है,
स्टैंडर्ड रेट हमारे पास जो गिवन है वो $10 है। ये $10 स्टैंडर्ड रेट दूसरे नंबर। तो स्टैंडर्ड रेट हमारे पास $10, तो वो मैंने अभी नहीं लिखा, वो अभी मैं दोबारा लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये 2500 हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 26,250 है। डिवाइड बाय, डिवाइड के लिए मैं ये साइन लगा देता हूँ, और हमारे पास 2500 इस पे डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी उसको हम माइनस करेंगे $10 से। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 2500, और इसकी जगह पर ये जब डिवाइड होगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ कि 26, बल्कि पहले मैं इसके आगे ब्रैकेट को लगा, 26,26250 और डिवाइड बाय 2500। ठीक है, तो ये अभी आप देखें, इसको मैं यहाँ पर ट्रैक करता हूँ, और इसके आगे जो मैंने ये लगाया हुआ है ये हटा देता हूँ। तो अब मैं इंटर करूँगा तो ये वैल्यू आ, तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर अगर मैं इसको राउंड करूँगा लास्ट 2 डिजिट्स में, तो ये बन जाएगा 50 तक। ठीक है, $10.50, और इसको मैं यहाँ पर जाकर नंबर्स में जाकर करेंसी में कन्वर्ट कर दूंगा तो $10.5 आ। तो ये जो है $10.5 जो है, ये बेसिकली हमारे पास गिवन है और यूज़ होगा इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डॉलर में 10.50 माइनस 10.50, ये मैंने इससे कैलकुलेट कर लिया, माइनस $10, 10.50 माइनस $10। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर दोबारा ड्रैग कर लेता हूँ, और ड्रैग करने से पहले उसके लगा लेता हूँ इक्वल का साइन। तो बल्कि इक्वल का साइन लगाने से पहले ये तो डिफरेंस वैसे ही 10.50 से 10 निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 50 बचेगा, 0.50। ठीक है, ये माइनस करने से बाद, तो ये 0.50 हमने इसमें से निकाल दिया। अब 0.50 को इससे, सॉरी, 500, ये इस तरह आ गया। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, सॉरी, इसके आगे मैं लगा दूँ इक्वल का साइन, ये आ जाएगा हमारे पास 1250। ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, ये क्या बयान कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने लेबर का रेट कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स, वो हमारे पास जो हमारा एक्चुअल रेट था वो था 10.50, ज़्यादा था, और स्टैंडर्ड हमारे पास 10 था। तो ये हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आई है। इतनी कॉस्ट 1250 की कॉस्ट जो हमारी एक्चुअल है, वो ज़्यादा हमने रेट लगाया था, और हमने जो प्री डिटर्मिन रेट सेट किया था वो कम था। तो इसलिए ये भी एक अनफेवरेबल सिचुएशन है, ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन, यानी हमारा जो लेबर रेट वेरिएंस आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी कैलकुलेशन हमने की ये हमारी अनफेवरेबल है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी फेवरेबल है, हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा शो हो रही है, हमारी जो कैलकुलेशन हमने की वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुई, हमारी जो हमने अंदाज़ा लगाया वो इतना अच्छा नहीं था। तो ये मैनेजमेंट को ये अंदाज़ा हो, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की। फिर फाइनली इसमें जो आखिरी स्टेप है वो कैलकुलेट करना है, जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। ये बिल्कुल हमने जो फाइंड आउट किया था मटेरियल वेरिएंसेस की तरह, बिल्कुल उसी तरह है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से जाहिर करें। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो बेसिकली इट इज़, हम स्टैंडर्ड जो
स्टैंडर्ड रेट है, इसकी बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रेट वी डिटरमिन take the differentiation, the difference of actual hours minus standard hours. ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का हम डिफरेंस देखते हैं और हम बेस बनाते हैं स्टैंडर्ड रेट को. तमाम इंफॉर्मेशन हमें पास गिवन है माँ सिवाय हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स के. तो इसको हम दोबारा यहाँ पर ड्रैग करता हूँ इस इंफॉर्मेशन को और इसको मैं यहाँ पर दोबारा ड्रैग कर रहा हूँ और इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस is equal to SR minus actual hours AH minus SH. ठीक है, उनकी एब्रीविएशंस को लिखें ताकि समझने में आसानी. तो ये हमने बेसिकली इसको इस तरीके से सॉल्व करना है. ये यहाँ पर आना, ये हमने डिटरमिन कर लिया. अब इस जगह पर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट्स गिवन है. स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है? $10. तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ $10 मल्टीप्लाई बाय हमारे क्या है एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है 2500 2500. ठीक है, आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स. अब स्टैंडर्ड आवर जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स नहीं गिवन, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट गिवन है लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स नहीं गिवन. स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किए हैं ऊपर, यहाँ पर ये कैलकुलेट किए टोटल देखिए कॉस्ट के साथ. स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किए हैं. वो कैसे किए हैं कि हमने कहा कि हर यूनिट के ऊपर 1.2 आवर्स लगता है हर यूनिट के ऊपर और हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 2000. तो हमारे पास इस तरीके से स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट होंगे. तो इस एक्टिविटी को ये जो पॉइंट्स है मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसको मैयर करेंगे 1.2 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ तो हमारे पास आएगा 2400. ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि हमारे पास जब हम 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ तो ये हमारे पास आएगा, ये मैं इसमें से हटा रहा हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 2400. ये 2400, इस 2400 को हम इधर यूज़ कर रहे हैं. ये 2400 यहाँ पर यूज़ हो गया. तो अब हम 2400 में से निकालें, सॉरी 2400 को हम माइनस करेंगे विद फ्रॉम 2500 जो हमें गिवन है तो उससे हम माइनस करेंगे तो 100 आएगा. तो हम फिर दोबारा उसको लिख लेते हैं कि $10 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है. 100 आवर्स का डिफरेंस है, यानी एक्चुअल आवर्स हमारे ज़्यादा इनकर हुए हैं प्रोडक्शन में, हमने ज़्यादा लगाए. और हमने कहा था कि 2000 यूनिट को बनाने के लिए हमारे स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था वो 2400 यूनिट्स आवर्स के लिए किया था, लेकिन हमारे जो यूनिट पे काम हुआ है वो ज़्यादा हुआ तो 1000 का डिफरेंस आया. तो इसका मतलब ये है कि इसको जब मैं ड्रैग करूँगा, इसको मैं जब यहाँ पर दोबारा लिखूँगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. इसके मैं हटा देता हूँ इसमें से और यहाँ पर डायरेक्ट डाल देता हूँ ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए. तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 1000 आएगा. यानी 1000 जो हमारी आवर्स हैं वो ज़्यादा लगे, हमारे 1000 आवर्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगे. ठीक है, तो ये अब सिचुएशन हमारे पास जो है ये अनफेवरेबल है. एफिशिएंसी हमारी इतनी अच्छी नहीं, ये भी अनफेवरेबल. ठीक है, ये भी अनफेवरेबल है. तो इसको भी मैं यहाँ पर अनफेवरेबल को ये लिखूँगा. तो इस क्वेश्चन में हमने जो प्रैक्टिस की तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट की. नंबर वन हमने कैलकुलेट की
स्पेंडिंग वेरिएंस एनालिसिस किया, फिर हमने जो कि डिफरेंस बिटवीन था टोटल एक्चुअल कॉस्ट एंड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का। टोटल एक्चुअल हमें गिवन था, टोटल स्टैंडर्ड हमने फाइंड आउट किया। फिर हमने लेबर वेरिएंस एनालिसिस किया जिसमें हमने एक्चुअल आवर्स को बेस बनाया और एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट किया। हमारे पास एक्चुअल रेट जो था वो ज़्यादा था और स्टैंडर्ड हमारे पास कम था, इसकी वजह से हमारा ये अनफेवरेबल आया। इसी तरह हमारे जो हमने रेट एफिशिएंसी कैलकुलेट किया तो हमने स्टैंडर्ड रेट को बेस बनाया और एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स को दरमियान डिफरेंस देखा। ये भी हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स हमारी प्रोडक्शन में जो है वो ज़्यादा लगे हैं, जबकि हमने स्टैंडर्ड आवर्स जो रखे थे वो कम थे, कैलकुलेट किए थे प्री डिटरमिन किए थे वो हमारे पास कम हुए। तो इस तरह हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। तो ये हमारा पहला जो हमारा डिस्कशन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम दोबारा जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया तो हमारा देखें जो स्पेंडिंग वेरिएंस है वो 2250 आता है। तो जी हमने जो कैलकुलेट किया 2250 ठीक आया। फिर हमने जो दूसरा कैलकुलेशन की वो हमारे पास आता है आंसर 12,250। तो हमने 1250 कैलकुलेट किया। और तीसरा हमारे पास जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो $1000 का एफिशिएंसी वेरिएंस आता है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया और वो $1000 का ही हमारे पास शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। तो अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या है। ये भी एक और हमारे सामने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व करना है। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल सेट हो जाएगी और ये एग्जांपल आप लोगों ने इसके बाद जो क्वेश्चन करने, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह ही है, तो इसके बाद जो आपने क्वेश्चन करने वो आपने फिर खुद करने, ठीक है ना, वो वाली प्रैक्टिस आपने करने। और इसमें जो इस क्वेश्चन में जो आप करेंगे वो फिर आप खुद ही डिटरमिन करेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन मैं बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर से कॉपी करके और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इनकी इन्फॉर्मेशन को भी मैं वहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसी जगह पर सॉल्व कर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 52 आएगा। तो इस जगह पर मैं इसको मैंने पेस्ट कर। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी इसी तरह करना है। सबसे पहले ये एग्जांपल नंबर 2 है और इसका हम वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन यहाँ पे मैं लिखूँ गिवन दैट लिखने के बाद कामा डालें और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखें क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है 1.5। 1.5 क्या चीज़ है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आर पर यूनिट है। इसकी जगह मैं जीपी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड एसटीडी, स्टैंडर्ड और पर यूनिट में नाम बदलने के बजाय स्टैंडर्ड आर पर यूनिट लिख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, उसी चीज़ को मैं दोबारा लिख। तो वो है 1.5 पर यूनिट जो हमारा स्टैंडर्ड आर लग रहा है। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो है दूसरी चीज़ रेट, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास जो है वो है स्टैंडर्ड रेट में इस जगह पे यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड रेट जो कि डॉलर में है 12। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास $12 है। और जो हमें गिवन है नंबर ऑफ, फिर कह रहे लास्ट वीक 1550 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स उसने काम किया है, एक्चुअल आवर, तो इसको भी मैं ए एच एक्चुअल आवर जो हमारे पास है वो कितने हैं 1550, 1550 हैं आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स हैं। और इसी तरह हमारे पास जो गिवन है वर्क एट टोटल कॉस्ट, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमारे पास, इसको भी टी ए सी, यानी टी ए सी में टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 18,000, बिल्कुल इसी तरह ही का क्वेश्चन है 18,910। ठीक, ये हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है।
जबकि हमने यूनिट जो प्रोड्यूस किए हैं वो टू मेक 1000 रिपर, तो बिल्कुल वहाँ पर जिस तरह ऊपर हमने बताया था कि हमारे जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, इधर मैं लिख देता हूँ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस जो हैं वो इक्वल टू 1000 यूनिट्स है। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हमने अभी फाइंड आउट करने हैं, इसमें कैलकुलेट करना है जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, इसमें हमने कैलकुलेट। अब पहले से ही मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास गिवन है वो और जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो पहली चीज़ें मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने क्या मेंशन करना है, हमने एक्चुअल आवर्स पर यूनिट फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास एक्चुअल आवर्स तो गिवन है लेकिन एक्चुअल आवर हमारे पास पर यूनिट नहीं गिवन, तो वो पहली चीज़ हमने वो फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है इसमें पहली तो हमने ये एक्चुअल आर नहीं, एक्चुअल रेट पर यूनिट, ठीक है, एक्चुअल रेट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने यहाँ पर फाइंड करना है स्टैंडर्ड, जो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट गिवन है लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं गिवन, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और स्टैंडर्ड आर्स भी हमारे पास नहीं गिवन, तो स्टैंडर्ड आर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। स्टैंडर्ड आर्स इसमें नहीं गिवन, हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड आर्स नहीं गिवन, ये भी हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि वो हमारा जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उसमें हमें ये डिटरमिन करना है, हमें ये चाहिए हो, तो वो भी हमने फाइंड आउट करना है। और एक्चुअल रेट हमें चाहिए होगा लेबर रेट वेरिएंस में, तो वो भी हमने फाइंड आउट करना है। एक्चुअल रेट हमें पर यूनिट नहीं गिवन, टोटल तो उसमें गिवन है लेकिन पर यूनिट नहीं गिवन। इसी तरह हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ये भी नहीं गिवन, हमें टोटल एक्चुअल कॉस्ट तो गिवन है TAC, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन टोटल स्टैंडर्ड, तो ये तीन चीज़ें हमने डिटरमिन करनी है। एक्चुअल आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल रेट को सॉरी, एक्चुअल रेट पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो कि हमारे पास मौजूद है, डिवाइड बाय, हम उसको डिवाइड करेंगे विद डिवाइड का साइन, डिवाइड बाय, हम उसको डिवाइड करेंगे विद एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स जो हमें टोटल गिवन, ठीक है, टोटल एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है 1550, तो हम उस पर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास आएगा एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट पर आ रहा है। तो जब हम ये करेंगे तो एक्चुअल रेट, इसका मतलब है कि इज इक्वल टू, इसका मतलब कैलकुलेट करें, इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास है 18, ये गिवन है 18910, 18910 ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, और फिर डिवाइड का साइन है, और फिर हमारे पास जो गिवन है वो टोटल एक्चुअल आवर्स गिवन है वो 1550, तो हम इसको जब दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इक्वल का साइन और 18910 डिवाइड बाय 1550, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 1220 है, 12.20 है, 12.20 जो है वो हमारा, ये पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगी बाद में वो हमने अभी कैलकुलेट कर ली। ये भी मैं ये डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ, पहले हम कैलकुलेट कर लें और फिर बाद में हम पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। दूसरे नंबर पे हमने जो कैलकुलेट करना था वो हमें करना था, आप फार्मूले लिख लेंगे, उस फार्मूले के बाद आपने ये डिटर्मिन करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, तो वो जो मिसिंग है वो मैं पहले कैलकुलेट करूँ। तो पहली चीज़ इसमें हमने एक्चुअल रेट फाइंड आउट की है, दूसरी चीज़ जो हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारी है स्टैंडर्ड आर्स। स्टैंडर्ड आर्स जो है वो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किए थे, वो बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड आर्स वो हमने कैलकुलेट किए इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे होती है, जो हमारा ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, तो मैं इसको यूनिट को यू ऐसा करूँ, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, बल्कि इसको स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ये डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है विद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो जितने भी यूनिट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है वो
इसको मैं यहाँ पर आर्स को बड़ा कर देता हूँ, कैपिटल स्टैंडर्ड आर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड आर पर यूनिट है 1.5 और मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 1000 है। तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये आता है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1500। यानी हमारे पास जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 1500 आवर्स हमने कैलकुलेट किए। आवर्स डॉलर में नहीं, आवर्स में, इस वजह से हमने इसको चुना। तो इसके बाद ये जो 1500 है ये हमें आगे भी काम आएगा। हमने जब फाइंड आउट करना है टोटल स्टैंडर्ड, जो यहाँ पर नहीं गिवन, हमारे पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट गिवन है लेकिन टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं गिवन। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है वही स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो स्टैंडर्ड रेट हमें ये गिवन है, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो हमने फाइंड किया था स्टैंडर्ड आवर्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर कि स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास हमने फाइंड आउट किए 1500 आवर्स हैं और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट हमारे पास गिवन है, गिवन जो गिवन है स्टैंडर्ड रेट $12 12 ये हमें गिवन। तो हम जब ये करेंगे फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय $12 ये हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 18,000। इससे हमारे पास आएगा 18,000। अब हम हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब नाउ वी आर गोइंग टू अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। और अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेबर रेट वेरिएंस को, जो LRV लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस जो है हम थोड़ा सा अपना फार्मूला रिवाइज कर देते हैं कि इट इज़ द व्हेन वी टेक स्टैंडर्ड आवर्स को हम बेस बनाते हैं मल्टीप्लाई बाय हम इसमें लेते हैं एक्चुअल रेट जो कि हमें गिवन है माइनस स्टैंडर्ड रेट जो कि हमने इसमें सॉरी एक्चुअल रेट हमने फाइंड आउट किया है, स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन था। अब इसके अंदर हमने पुटिंग द वैल्यूज करनी है तो इक्वल टू साइन, अच्छा इक्वल का साइन से पहले यार कामा लगा देते हैं ताकि ये फार्मूला जो अप्लाई ना हो। तो एक्चुअल रेट हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स है वो हमारे पास 1550, ठीक है, ये हमें गिवन है एक्चुअल आवर्स 1550 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट हमने फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया है वो ये है ऊपर, ये एक्चुअल रेट हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो एक्चुअल रेट हमने फाइंड आउट किया डॉलर में 12.20 माइनस माइनस का साइन, तो स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है $12। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम एक्चुअल आवर्स के साथ भी मल्टीप्लाई, एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है, कितने गिवन है एक्चुअल आवर्स, हमारे पास एक्चुअल आवर है 15,1550। अब ये ठीक होगा, ठीक, ये हमने पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला जो हमारे पास है उसमें हमने की। तो अब इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे, इसके ऊपर इक्वल का साइन लगा ये। अब तो अब हमने जब इसको कैलकुलेट करना है तो इसका तरीका ये है कि हमने इक्वल का साइन लगाना है और बल्कि इक्वल का साइन लगाने के लिए अब इक्वल का साइन लगा दिया 1550, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 1550 मल्टीप्लाई बाय 12.20 माइनस 12 तो ये आएगा 0.20, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं फार्मूले में। तो इक्वल का साइन 1550 मल्टीप्लाई बाय, इसको स्टैटिक कह देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.20 जब इसके साथ करेंगे तो 310 आए। ये 310 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एक्चुअल रेट है बेसिकली वो ज़्यादा आया है जो हमने एंटिसिपेट, हमने जो रेट रखा था कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आना चाहिए पर यूनिट, तो हमारा इस पर खर्चा आना चाहिए लेबर रेट पर
लेबर रेट हमारा जो है वो आना चाहिए $12, ठीक है, टोटल उसके हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास $12 के बजाय काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और वो हमारी 12.2 आ गई, और हमने जितने नंबर ऑफ आवर्स काम किए उसको जब हमने किए तो हमारी कॉस्ट जो है वो $310 ज़्यादा पड़ी। फिर इसी तरह हम इसका पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो फार्मूला है वो इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है 1550, एक्चुअल आवर्स गिवन है, हमारे पास स्टैंडर्ड रेट गिवन है $12। लेकिन हमने जो फाइंड आउट किया था वो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स को। स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किए थे, वो ये स्टैंडर्ड आवर्स जिससे ये हमने कैलकुलेट किए थे जो कि 15 से। तो अब इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट हमारे पास डॉलर में 12 है, $12 मल्टीप्लाई बाई 1550, ठीक है, माइनस हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया, हम दोबारा भी लिख सकते हैं लेकिन हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो हम दोबारा नहीं लिखते। 1500, इसको लिख लिया मैंने। तो जब हम इसमें से ये 1500 ये वाला है, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पर, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि हमने फिगर कहाँ से ली। मैंने ऊपर बताई भी थी लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये हमने फिगर यहाँ से ली, इसको कैलकुलेट इसी के अंदर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 1.5 1000 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो हम फाइंड आउट करें, तो ये हम इस तरह कर लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हम दोबारा देख लें। तो हम डॉलर को 12 लिख लेते हैं क्योंकि अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, खाली डिफरेंस फाइंड आउट किया। तो 1550 में से 1500 निकाले तो $50 आता है, 50 आता है, ठीक है, डॉलर नहीं सॉरी ये आर है। तो हमारे पास 50 आवर्स आ गए। अब 50 आवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू $12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 50, तो इससे हमारे पास आता है 600। तो ये हमारे पास जो 600 ये डॉलर के साथ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसका इसके ऊपर करेंसी इम्प्लाई होगी, तो ये हमारे पास आ गया 600। तो 600 हमारे हमने कैलकुलेट कर लिया। ये दो दूसरी चीज़ हमने इसमें कैलकुलेट की। इसको मैं अलग सा कलर दे देता हूँ, अलग रेड से ब्लू दे। ये हमने जो कैलकुलेट की ये दूसरी इसमें था रिक्वायरमेंट थी। अब तीसरी रिक्वायर्ड है, ये आगे पीछे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेंडिंग वेरिएंस, इसमें हमारे पास जो है स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम इसमें टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है डॉलर में 18,910 गिवन है, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने यहाँ पर ये ऊपर फाइंड आउट की थी जो कि 18,000 थी, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट की। टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट है इसलिए डॉलर में आएंगे साइन, याद रखिएगा डॉलर का साइन ना भूलिएगा। तो 18,000 में से 18,900 निकाल लें तो हमारे पास आएगा 910। इसमें कैलकुलेशन सादी सी है तो इसमें 910 है, सिंपल सिंपल सा। तो हम इसमें इक्वल का साइन 18910 माइनस 18200, ये हमारे पास आया 910 10, ये हमने कॉस्ट में फाइंड आउट किया, हमारे पास कॉस्ट डिटरमिन। तो ये हमने तीसरा भी फाइंड आउट कर लिया, तीनों हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, गिवन दैट लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ऐसे लिस्ट में प्रोड्यूस करनी है। जो फार्मूलेज हमने 3 लिखे हैं, कौन कौन से फार्मूले लिखे हैं, हमने फार्मूला लिखा है नंबर 1 ये वाला फार्मूला, नंबर 2 लेबर रेट वेरिएंस,
नंबर 2 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर 3 स्पेंडिंग वेरिएंस। इन तीनों के फार्मूले लिख लें। देखें कौन सी चीज़ें जो गिवन है वो इसमें मौजूद हैं और जो नहीं है वो पहले फाइंड आउट करें। ये तरीका भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, ये इनडायरेक्ट भी है। दोनों तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा मैं स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ और अब चेक करते हैं कि हमने ये जो क्वेश्चन था ये इसमें कौन सा सही था। तो हमारा जो ये आया, ये जिस हमने सॉल्व किया इसमें $310 अनफेवरेबल है। तो $310 हमारे पास ये जो गिवन है ये अनफेवरेबल है। मैं इसमें लिख लेता हूँ अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्यों है वो मैं बता चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा जो एक्चुअल रेट है वो मोर देन है स्टैंडर्ड रेट के साथ। इसके मैं यहाँ पर रीज़न भी लिख लेता हूँ। ऊपर लिख लेता हूँ कि रीज़न REASON। आपने भी इसी तरह लिखना है कि हमारे पास जो एक्चुअल रेट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेट। हमने स्टैंडर्ड का मतलब जो हमने प्री डिटर्मिन अंदाज़ा लगाया था वो हमारा अंदाज़ा कम है, अंडर रेट हमने किया, एक्चुअली हमारा रेट ज़्यादा लगा। फिर इसी तरह हमारा जो 600 का है वो भी जो है अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों है? उसकी वजह यही है कि जो हमने इस अंदाज़ा लगाया था आवर्स का, वो हमारे आवर्स जो हैं वो एक्चुअल आवर्स हमने ज़्यादा काम किया, घंटे ज़्यादा लगा लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जबकि हमने स्टैंडर्ड जो आवर रखे थे वो कम रखे थे। और जो हमारे पास तीसरा एनालिसिस है, टोटल एक्चुअल कास्ट हमारी ज़्यादा इनकर हुई, तो ये भी एक रीज़न है। ये भी अनफेवरेबल, तीनों जो हैं अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है वो टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी अमाउंट में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो ये तीनों कंडीशन के रीज़न भी आपने बताइए। तो आपने भी इसी तरह रीज़न लिखने हैं कि ये क्या वजूहात है जिनकी बिना पर ये हमारी जो वेरिएंस एनालिसिस है वो ज़्यादा शो हुआ। तो दोबारा मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वेरिएंस एनालिसिस का जो 600 हमारे पास आया, ये हमने उसी तरह किया जो हमने इसमें बताया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपने ऊपर दो क्वेश्चन देखे। इसको ज़रा देखें। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड यूजेज डेटा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5 pound bags of sugar and compute the direct labor rate and direct labor efficiency rate variance using the formula और डायग्राम। तो हमने ये फार्मूला मेथड का है, डायग्राम को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। हमने डायग्राम मेथड में किया, सर फार्मूला फॉर्म या फार्मूला मेथड किया, ठीक है, फार्मूलाज के जरिए। तो हमने फार्मूला किया उसी। तो हमें गिवन है डायरेक्ट लेबर टाइम स्टैंडर्ड। अब ये वो गिवन है पॉइंट्स में, उस तरह नहीं। हमारे पास जो ऊपर गिवन था टाइम स्टैंडर्ड वो गिवन है पर यूनिट। फिर हमारे पास लेबर स्टैंडर्ड रेट गिवन है पर आवर्स। फिर हमारे पास गिवन है टोटल जो लेबर आवर्स हैं जितना काम किया वो, टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर वो गिवन है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ जो ऊपर गिवन थी उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपने उसी तरह फॉलो करना है। ये कोर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, ये हमने ऊपर डिस्कस की थी मटेरियल के लिए। अब वही क्वेश्चन आपने कैरी ऑन करना है और उसको लेबर के लिए फाइंड आउट करना है। तो लेबर के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, और जिस तरह हमने ऊपर पर यूनिट फाइंड आउट किए थे। फिर इसी तरह रेट गिवन है, लेबर रेट स्टैंडर्ड, और उसकी कॉस्ट भी गिवन। तो इसमें फिर नीचे का ऑल ऑफ द मटेरियल परचेज वाज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। नंबर ऑफ यूनिट भी गिवन है 4000, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स भी गिवन है 750, जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, और टोटल डायरेक्ट लेबर कास्ट है। ये सारी वही इंफॉर्मेशन गिवन है जो ऊपर मैंने बताई। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस का जिक्र नहीं है, तो वो फाइंड आउट नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसी तरह ये एक क्वेश्चन और भी है, बिल्कुल उसी तरह का नेचर का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है खास, और ये भी वही चीज़ है जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया। इसमें आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, इन आवर्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। बस ये एक चीज़ याद रखनी है कि इसको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि आपने इसमें फॉलो करना है। बाकी ये क्वेश्चन वही है जो हमने प्रीवियस किए, इसमें कोई इतनी खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि एक आवर्स को 18 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 60 पर, 18 मिनट्स को डिवाइड करना है 60 में। बाकी सारा क्वेश्चन वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है जो कि
ट्रिक है उसमें कि वो 60 पे डिवाइड करें। बाकी आपको वही क्वेश्चन गिवन है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। बाकी इसमें हमने लेबर आवर्स अलाउड फाइंड आउट करने, वो लेबर आवर्स अलाउड जो है वो तो हमने ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई किया था स्टैंडर्ड रेट के साथ, तो हमारे पास लेबर आवर अलाउड है। स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है, वो भी हमें गिवन है और हमने फाइंड आउट किया टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और रेट वेरिएंस वो ये तमाम क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, सिर्फ इसमें एक ट्रिक थी जो मैं बता चुका हूँ जिसका डिफरेंस क्या है, वो है बेसिकली कि मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना। ये हमारी उसमें चीज़ जो थी वो एक डिफरेंस था, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह ही था जो कि हमने प्रीवियसली किया है और उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये भी एक और क्वेश्चन है बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ये 4 क्वेश्चन आपने इससे करने हैं। अब हम जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ, और जो दूसरा है वो हमारा है कंप्यूट द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट, जिसमें हमने स्पेंडिंग एंड एफिशिएंसी को करना है। बिल्कुल इसी तरह जो अभी हमने ऊपर किए थे, ये क्वेश्चन भी उसी तरह ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन का मैकेनिज्म भी वही है, बस लेबर की जगह हमने वेरिएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, बस ये खाली एक डिफरेंस है, बाकी वही क्वेश्चन है, उसी तरह ही कैलकुलेट करना है, कोई ख़ास इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, आसान चीज़। तो इसका भी मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो वो फिर आपने सॉल्व करनी है उसकी असाइनमेंट्स और फिर मुझे सबमिट करनी है, ठीक, भी इसी बुनियाद पर। तो ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया है इसको मैं टैग कर देता हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। इसका नाम मैं कर देता हूँ डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एनालिसिस था। अब मैं इसमें जो दूसरा पार्ट कर रहा हूँ वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। ये इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, या मैं इसकी शीट पर लिखना था, इसमें यहाँ पर शीट पर मैं इसका नाम चेंज करके और इधर लिखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस, MOH वेरिएंस एनालिसिस। तो MOH वेरिएंस एनालिसिस बिल्कुल इसी तरह ही है जो हमने डिस्कशन की थी लेबर के लिए। MOH कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और हेड जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं उसके हवाले से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या बयान करना चाह रहा है। तो ग्लेशियर पार्क एक आउटफिटर है एज फॉलोइंग द डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और हेड लेबर स्टैंडर्ड्स हम उसमें करते हैं। और इस माउंटेन पार्का, ये वही माउंटेन पार्का जो है ऊपर जो एग्जाम्पल की थी उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने क्या कहा था कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट गिवन, यानी हर यूनिट पर कितने आवर्स लगेंगे, तो वो हमने कहा था 1.2 आवर्स लगेंगे। हमें हर यूनिट पर कितने आवर्स में कितना रेट लगेगा, ठीक है, लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, वो हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। नंबर 3 जो हमें इसमें गिवन है वो हमने जो फाइंड आउट करनी है कि हमारे एक्चुअल आवर्स कितनी है, ये भी हमने इसमें हमें एज इट इज़ गिवन है। और टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट थी, लेबर की जगह पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ गई, नाम बदल गया, अमाउंट भी बदल गई, लेकिन प्रोसीजर सेम, और टोटल यूनिट प्रोड्यूस वही 2000 यहाँ पर भी है। तो ये अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं कॉपी करके वहाँ पर लेके जाता हूँ और आपने मेरे साथ फॉलो करना है और इसको अपनी कॉपी पे रजिस्टर पे सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना है ताकि ये कंफर्म हो जाए पिक्चर लेकर के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये एक्सरसाइज है, इसको मैं कह देता हूँ 1, और ये इसका सोल्यूशन है इस, ठीक है, इसका सोल्यूशन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट साइड पर हो गया, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, गिवन दैट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हमें कैलकुलेट करनी है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ही प्रोसीजर है जो हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था। और इसको थोड़ा सा मैं इसकी जो अब कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो गिवन दैट में हमने कहा कि हमें क्या क्या, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने जो इसमें फाइंड की है, मैं अब डायरेक्ट मेथड से करता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि सबसे पहले हमें करना है स्पेंडिंग वेरिएंस करना है, लेकिन ये स्पेंडिंग वेरिएंस जो है ये है वेरिएबल ओवरहेड। तो इससे पहले मैंने
स्पेंडिंग वेरिएबल ओवरहेड लिखने का, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग, ठीक है, ये पहले लिखने के बाद में ये हमने इसमें शुरू में ही करना है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमारा फार्मूले के मुताबिक जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। वो क्या है, इज इक्वल टू स्पेंडिंग वेरिएबल हेड, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल आवर्स जो हमारा फार्मूला है वही है जो हमने वहाँ पर यूज़ किया था लेबर के लिए, एक्चुअल आवर्स एंड सॉरी ये स्पेंडिंग वेरिएबल ओवरहेड रेट है। तो स्पेंडिंग जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, जो हमारा जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट माइनस जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसके दरमियान और हमारी स्पेंडिंग वेरिएंस में हमारा जो टोटल कॉस्ट है, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को कहते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस एनालिसिस। तो हमने ऊपर भी ये जो दूसरी उसमें था, यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था स्पेंडिंग वेरिएंस, तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने लिया था टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड, लेकिन टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने मालूम कर लिया था। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आवर्स थे उसको हमने मल्टीप्लाई किया था स्टैंडर्ड रेट के साथ, दोनों ये हमने कैलकुलेट किया था और ये हमें गिवन था 1500 हमने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड आवर को हमने 1.5 मल्टीप्लाई बाय यानी हर यूनिट में जितना घंटे लगाए वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल यही प्रोसीजर हमने इधर भी करना है, ठीक है, इधर भी हम, तो इसमें ये इस तरह नहीं, इसमें आएगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट ये माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, ये हमने इस तरह कैलकुलेट, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन है वो है डॉलर्स में 10500 और माइनस जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमें अभी हम फाइंड आउट करने की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास 1.2 आवर्स पर यूनिट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ जिस तरह हमने लास्ट प्रीवियस सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह आप उसको फॉलो अप करें। हमने इसको किया था मल्टीप्लाई विद इन इस स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को, इसको मल्टीप्लाई किया था विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 2000 थे, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो इससे हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आए थे, इन स्टैंडर्ड आवर्स को हमने स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड रेट भी हमें, वो कितना है स्टैंडर्ड रेट जो हमने फाइंड आउट किया था स्टैंडर्ड रेट, तो ऊपर हमें गिवन है $4, $4 ये स्टैंडर्ड रेट, ऐसा स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये अब अपनी असल पोजीशन में आ गई। तो अब हम इसको ड्रैग करते हैं, इसी को ड्रैग करते हैं और इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पर, एक साइड पर कैलकुलेट कर देते हैं, इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 सॉरी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2000 और फिर मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये अब हमारे पास इसके साथ इक्वल का साइन लगा देते हैं, ये कैलकुलेट 9600 क्या है 9600, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ और इस जगह पर जो हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया वो इन सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 9600, ठीक है, 9600 है इस जगह, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो डॉलर में आता है हमारे पास 9600, 9600, ये माइनस में नहीं है इसलिए इसकी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ है, ये हमारे पास इस हालत में,
तो हम इसको दोबारा यहाँ पर इसको ड्रैग कर देते हैं और इक्वल का साइन नीचे से आज़ाद कर देते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास 900 कंडीशन बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 9600 हमने कैलकुलेट कर 600 है। तो ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास डिफरेंस आया। डिफरेंस को हम क्योंकि कॉस्ट में तो उसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारे पास आया है। अब आप देखें कि टोटल एक्चुअल जो हमारा खर्चा हुआ है वो 10,500 है, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो 9,600 था। इसका मतलब है कि ये हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा आया है। हम इसको अनफेवरेबल अनफेवरेबल ये रीज़न हमारा इसका है कि हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है टोटल वो ज़्यादा ही है स्टैंडर्ड से, ये इसका रीज़न। दूसरा पॉइंट इसमें बिल्कुल उसी तरह था, कोई डिफरेंस नहीं था, बस खाली नाम चेंज होना था, वेरिएबल हेड आ गया। अच्छा, इसमें जब दूसरा जो था वो हमारा है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो ये हमारा जो अगला पार्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है। लेबर की बजाय यहाँ पर लेबर नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ये लेबर। ये बेसिकली हमारा जो रूट है ये है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक कर देते हैं। ये स्पेंडिंग वेरिएंस के नाम से जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया इसी तरह। तो हम वेरिएबल रेट वेरिएबल ओवरहेड रेट एनालिसिस वेरिएबल ओवरहेड रेट एनालिसिस। इस जगह पर भी हमने लेबर के बजाय वेरिएबल ओवरहेड ओवरहेड स्पेंडिंग एनालिसिस स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा वो तो ऑलरेडी आ गया वेरिएबल ओवरहेड, और इधर भी लेबर के बजाय हम ये ले लेके देते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड जो हमारे पास रेट वेरिएंस रेट वेरिएंस, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस वो हमारे पास है, इसको कैलकुलेट हम करते हैं इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड रेट एक्चुअल आवर्स हमने जो है और रेट का डिफरेंस है, तो इसलिए एक्चुअल रेट वेरिएबल ओवरहेड रेट है माइनस स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड रेट है, उन दोनों के दरमियान ओके। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स गिवन है वो एक्चुअल आवर्स गिवन 2500, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2500, 2500 और एक्चुअल रेट हमने फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास तरीका था, हम पहले वो फाइंड आउट करके पुटिंग द वैल्यूज करने हैं यहाँ पर, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिखें, डायरेक्ट लिखें। तो डायरेक्ट इसमें वन ऊपर गिवन है 10500 1050, डिवाइड बाय डिवाइड का साइन लगा लेंगे, सिंबल में जाके डिवाइड का साइन लगा लेंगे, डिवाइड बाय पीछे से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, एक्चुअल रेट फाइंड आउट करें तो एक्चुअल आवर के ऊपर डिवाइड करें, तो एक्चुअल आवर है 2500, ठीक है, इस पर हमने डिवाइड किया और फिर हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी
जो वैल्यू आएगी उसको हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है $1। ये तरीका 2500 को जो हमें गिवन है उसको माइनस करना है, तो टोटल कॉस्ट है वेरिएबल ओवरहेड की डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल लेबर आवर्स है और फिर उसको माइनस करना हमारा स्टैंडर्ड रेट है। तो इसको दोबारा यहाँ पर इसी तरह रिपीट लिख लेते हैं और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है वो हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि कन्फर्म हो जाए इस जगह मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 1050 बाई 2500। तो ये हमारे पास आता है इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 500। ये हमारे पास आता है 4.20। तो हमारे पास यहाँ पर साइन 2500 मल्टीप्लाई बाई, इससे हमारे पास आता है अच्छा ठीक लिखा है। अच्छा मैं इसको दोबारा इसी तरह एज इट इज प्रोड्यूस कर देता हूँ और इस जगह पर ये जो मैंने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेट करना तो 4.20 में 4.20 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 4.20 में से माइनस करेंगे तो 0.20 आएगा। 0.20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा 2500 के साथ। मैं इसको यहाँ पे बैक करके नीचे लाता हूँ और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो वैल्यू है वो आ गई, वैल्यू मेरे पास आई है 500। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट हमारे पास आया 500। इसका मतलब ये बिल्कुल इसी तरह जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमारा जो वेरिएंस एनालिसिस ये शो कर रहा है कि हमारा जो एक्चुअल रेट है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है देन स्टैंडर्ड रेट के। ये एक्चुअल रेट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो ये हमने फाइंड आउट किया कि इसमें हमारा जो वेरिएंस एनालिसिस है वो ये बता भी रहा है कि एक्चुअल हमारा 4.20 रेट ज़्यादा लगा, स्टैंडर्ड हमारा कम था। तो ये हमारा अनफेवरेबल कंडीशन है। अच्छा अब लास्ट वन इसमें है बिल्कुल उसी तरह है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन बस मैं इसमें करता हूँ, बस फिर मैं आपको खैर बात कहूँगा इसमें। वो हमारा वेरिएबल एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, लेकिन मैं पूरा लिख लेता हूँ। ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो है बेसिकली इट इज द डिफरेंस between the actual hours minus standard hour based on standard rate। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास बेस है और इसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल आवर्स को माइनस स्टैंडर्ड आवर्स को। ये जो उसी तरह हमने जो लेबर का किया था उसी तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम दोबारा इसमें कैलकुलेट, स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है, ये गिवन है एक्चुअल आवर्स 2500। तो मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ 2500 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हमने फाइंड आउट करना है, जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया भी हुआ था, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किया था ये 1.20 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो ये स्टैंडर्ड आवर्स से बेच
1.20 और मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, तो ये हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया। अब इसको जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2400 इस जगह। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2400। 2400 जब हम माइनस करेंगे फ्रॉम 2500 तो हमारे पास आएगा 100। 2400 को माइनस करेंगे 2500 में से तो हमारे पास आएगा 100। उसको एक स्टेप और ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास अभी आ गया 100। तो 2400 को माइनस करें 2500 में से तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि 2400 हमारा एक्चुअल रेट है माइनस एक्चुअल आवर्स है, जबकि 2500 हमारे 2500 एक्चुअल आवर्स हैं, जबकि 2400 हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। तो इससे हमारे पास जो वेरिएंस आया है वो आया है ज़्यादा, जिसका मतलब ये है कि ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो तमाम क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व किए, इससे ये साबित होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो अनफेवरेबल कंडीशन के थे। मुमकिन हो सकता है कुछ आज क्वेश्चन हमारे आप जब एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें तो उसमें फेवरेबल कंडीशन में आए, जरूरी नहीं कि सारे अनफेवरेबल आए। लेकिन अभी हमने जो कैलकुलेशन की उसमें मैक्सिमम जो हमारे पास सिचुएशन थी उसमें हमारे एक्चुअल आर का रेट ज़्यादा था और स्टैंडर्ड आर का रेट कम था। अगर हमारा स्टैंडर्ड आर का रेट ज़्यादा होगा और एक्चुअल आर का रेट कम होगा तो हमारी इसमें जो है सिचुएशन जो होगी वो फेवरेबल कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने तीनों फाइंड आउट किए और इससे हमारे पास ये आंसर आ गए। पहला आंसर हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस का था जो हमने फाइंड आउट किया। ठीक, दूसरा आंसर हमारे पास वेरिएंस रेट वेरिएंस का था। ठीक है, और तीसरा आंसर हमने एफिशिएंसी वेरिएंस का। तो ये तीनों बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह लेबर का है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं दोबारा स्लाइड की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर आपके सामने जो मैंने डिस्कशन की वो मैंने इसी तरफ देता हूँ कि हमने ग्लेशियर के ऊपर एक क्वेश्चन किया था वो दोबारा यहाँ पर सॉल्व। तो हमारे पास अब देखिए 500 हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और हेड रेट आया। तो स्पेंडिंग वेरिएंस में हमारे पास 500 फेवरेबल आया। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये 500 आया जो हमने कैलकुलेट किया और इसी तरह 400 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और हेड एफिशिएंसी रेट यानी रेट वेरिएंस को इसमें स्पेंडिंग वेरिएंस ही कहा है, क्योंकि स्पेंडिंग वेरिएंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का जिस ऊपर हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर सिर्फ फिगर्स जो है हमारी वो थोड़ी सी चेंज आई है, यानी स्टैंडर्ड आवर्स की जगह 1.5 आया है 1.2 की जगह। हमारे पास रेट 4 की जगह जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया 3 हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लिए उसने। और इसी तरह हमारे पास जो आवर्स हैं वो टोटल एक्चुअल आवर्स, वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक्चुअल आवर्स 2500 थे, अब 1550 हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास वो जो यूनिट की तादाद थी वो 2000 थी, अब हमारे पास 1000 है। तो वो बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने उसको फाइंड आउट करना है और बताना है कि क्या क्वेश्चन आया, आगे नहीं जाना, आपने खुद सॉल्व करना है। फिर इसी तरह हमारे पास ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था जिसको हमने 18 मिनट्स को डिवाइड किया था 60 पर, तो आवर कैलकुलेट किया, वही आपने दोबारा करना है और सारे रेट्स को उसी तरह कंसिडर करके सॉल्व करना है और सबमिट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वेरिएंस एनालिसिस में हमने कहा जब वेरिएंस आएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है। तो वेरिएंस लेबर वेरिएंस आर पार्शली कंट्रोलेबल बाय द एम्प्लॉइज। ये जो वेरिएंस है ये कंट्रोल एम्प्लॉइज कंट्रोल करते हैं विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर कैन इन्फ्लुएंस, जो वो है इन्फ्लुएंस करते हैं द डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई स्किल वर्कर। हाई स्किल फुल वर्कर रखेंगे और जिनकी वजह से कम रिसोर्सेज को ज़ाया होंगे। ठीक है, उनकी जो वेस्टेज है वो कंट्रोल की जाएगी। और लेस स्किल वर्कर ऑन द टास्क कंसिस्टेंट ऑफ द स्किल लेवल। अगर वो लेस स्किल है तो उनको छोटे मोटे टास्क दिए जाएंगे और अगर जो ज़्यादा है उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क दिए जाएंगे ताकि वो रिसोर्सेज को प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बेहतर बनाएं और इस रिसोर्स को ज़ाया होने से बचाएं इनपुट को। रिसोर्स में इसने पॉइंट किया कि द लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इन द डिपार्टमेंट
उनको मोटिवेशन इन द सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे तो उनको बोनसेस मिलेंगे, उनको टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा, उनको मराहत मिलेगी। तो क्वांटिटी जो प्रोडक्शन है ऑफ प्रोडक्शन, उसकी सुपरविजन होगी, उसके ऊपर मॉनिटरिंग होगी। और इसमें एक और चीज़ भी है जो प्रोडक्शन मैनेजर्स के ऊपर नज़र रखते हैं, वो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, यानी उनको ट्रेन करना, उनके अंदर अगर गैप है स्किल्स और एक्सपर्टीज़ की, और प्रोडक्शन के लिए उनको ज़्यादा स्किल्स चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड करें। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं वो कहते हैं इसके बारे में, प्रोडक्शन मैनेजर अपनी फ़ोन करके आगाह करते हैं कि आर usually held accountable for labor variance because they can influence the skills level of the employees and the level of employee motivation and their quality of production supervision एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उनको कहते हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनफेवरेबल, जो अभी तक सारी अनफेवरेबल कंडीशन हुई है ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यू परचेज चीप मटेरियल, आपने मटेरियल अच्छा नहीं खरीदा, सो इट टुक मोर टाइम टू प्रोसेस इट, वो उनका ये क्लेम। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो कह रहे हैं आई थिंक इट टुक मोर टाइम टू प्रोसेस द मटेरियल बिकॉज द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैज पुअर मेंटेन। वो प्रोडक्शन मैनेजर को कह रहे हैं कि आप इक्विपमेंट्स को सही तरह संभाल के नहीं रखते, जिसकी वजह से आपकी जो है लेबर है वो सही तरह प्रोडक्शन नहीं करती। However, labor variants are not entirely controllable by one person or department. For example, maintenance department may do poor job maintaining production equipment. This may increase the processing time required per unit, thereby causing the unfavorable labor efficiency. इसी तरह the purchasing manager may purchase lower quality of raw material, resulting in an unfavorable labor variance efficiency variance for the production manager. तो वो लो क्वालिटी की लेंगे तो उसके वो प्रोडक्शन मैनेजर अगर लो क्वालिटी की इनपुट लेंगे परचेज मैनेजर, तो वो फिर आगे प्रोडक्शन में वेस्टेज होगी और मटेरियल ज़ाया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। जितनी भी इसमें असाइनमेंट्स थी और कोई क्वेश्चन थे जो मैंने कराए उनको बेस बनाएं, सॉल्व करें, और जो जो मैंने दिए वो आप लोगों ने सबमिट करने हैं एंड टिल नेक्स्ट ट्यूसडे तक। ठीक है, ट्यूसडे तक आपने सबमिट करने हैं, आपकी डेडलाइन ट्यूसडे तक है, उसी की बेस पर मैं आपकी अटेंडेंस में मार्क करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। यू आर फ्री, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और ग्रुप में आप ओपनली क्वेश्चन आस्क करें और मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेटर सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।